हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआईएमपी यूट्यूब चैनल। ये आपका लेक्चर है बीबीए फाइनल ईयर और एमबीए सेकेंड ईयर के लिए। इसमें हम अपना एक्ट कर रहे हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी हाफ प्रोविजंस की थी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, इसकी डेफिनेशंस की थी और इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो सब स्टडी किया था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे उस एक्ट के आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनेशन का। इसमें हमने किया था कि नॉमिनेशन होती है कि ग्रेच्युटी इन केस ऑफ डेथ किसे मिलेगी। तो नॉमिनेशन का क्या प्रोसीजर है? एन एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 1 year of service shall make nomination. An employer may in his nomination distribute the amount of gratuity payable to more than one nominee. कि जो एम्प्लॉय जिसने अपनी 1 year of service कंप्लीट कर ली है वो नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकता है। ये हमने पहले भी की थी। अगर नॉमिनेशन फॉर्म उसने अभी भर दिया हुआ है तो नॉमिनी को मिलती है अमाउंट इन केस ऑफ डेथ, और अगर अभी 1 year के अंडर उसकी डेथ हो जाती है एम्प्लॉयमेंट में तो फिर जो उसका लीगल हायर होता है उसे मिलती है। तो इस तरीके से, और ये भी पॉइंट है कि जो ग्रेच्युटी है वो एक पर्सन को भी नॉमिनेट कर सकता है उस अमाउंट के लिए, या 2 पर्सन को भी कर सकता है, एक से ज्यादा को भी कर सकता है। Employees having family shall make nomination in favor of one or more family members only. कि जिसकी फैमिली, हमने फैमिली की डेफिनेशन भी की थी कि फैमिली की डेफिनेशन में वाइफ आती है, चिल्ड्रन आते हैं और डिपेंडेंट पेरेंट्स आते हैं, और वाइफ भी आते हैं और खुद के भी आते हैं। और अगर हमारे कोई सन का डिसीज सन की वाइफ है तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी अनमैरिड अगर प्रॉपर्ली डिपेंडेंट है वो भी फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं। तो अगर नॉमिनी कर रहा है कि एम्प्लॉय को उसकी कोई फैमिली है तो उस फैमिली में से ही वो एक या एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। फैमिली के बाहर वो किसी पर्सन को नॉमिनेट नहीं कर सकता। Employee not having family will make nominations in favor of other person, but such nominations become invalid if he acquires a family at a later date. कि मीन्स अगर कोई पहले जिसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई ऑर्फन है, उसने ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनी अपने किसी फ्रेंड को या किसी दूर के रिलेटिव को कर दिया है, लेकिन जब उसकी कोई फैमिली बन जाती है, उसकी मैरिज हो जाती है या कोई अडॉप्शन लीगली वो कर लेता है, तो उस केस में जो पहली वाली नॉमिनेशन है वो इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ फैमिली की डेफिनेशन में जो पर्सन आते हैं उन्हें ही आप नॉमिनी बना पाओगे अपना, अगर आपकी फैमिली है। Thus he or she has to make fresh nomination after acquiring the family. कि जब उसकी फैमिली एक्वायर वो कर लेता है, किसी फैमिली की डेफिनेशन में जो जो लोग आते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में आता है, तब वो उसे एक फ्रेश नॉमिनेशन फाइल करनी पड़ती है कि मेरी अब फैमिली जुड़ गई है, या फिर जो भी उसका सर्कमस्टेंसेस है वो उस तरीके से अपना फ्रेश नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। फिर है एम्प्लॉय हैज द राइट टू चेंज द नॉमिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कि नॉमिनेशन को भी वो चेंज कर सकता है कि पहले अगर सन को किया है या डॉटर को किया है तो वो वाइफ को भी कर सकता है, वाइफ को किया है तो सन को कर सकता है, मदर को कर सकता है, फादर को कर सकता है। किसी भी तरीके से वो नॉमिनेशन को विद इन द फैमिली या प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंगली वो चेंज कर सकता है। इफ अ नॉमिनी predeceases the employee, the interest of the nominee shall report to the employer. जो नॉमिनी है वो एम्प्लॉय को प्रीडिसीज करता है तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑफ नॉमिनी है वो एम्प्लॉय के पास ही पहुंच जाएगा। फिर है हु शैल मेक अ फ्रेश नॉमिनेशन। किसे करनी चाहिए फ्रेश नॉमिनेशन? एवरी नॉमिनेशन, फ्रेश नॉमिनेशन और ऑल्टरेशन ऑफ नॉमिनेशन एज अ केस में भी शैल बी सेंट बाय द एम्प्लॉय। की किसी भी तरीके का ऑल्टरेशन है नॉमिनेशन के तो वो हमेशा एम्प्लॉय के थ्रू ही होना चाहिए, चाहे ऑल्टरेशन हो कि किसी का नेम चेंज किया है, चाहे फ्रेश नॉमिनेशन उसने फाइल करना हो, या फिर नॉर्मल भी फर्स्ट टाइम भी वो नॉमिनेशन कर रहा है, उस केस में भी एम्प्लॉय ही नॉमिनेट कर सकता है किसी पर्सन को। नॉमिनेशन फॉर्म सिर्फ एक एम्प्लॉय जिसके नाम पे ग्रेच्युटी इशू होगी वही कर सकता है। टू हिज एम्प्लॉयर हु शैल कीप द सेम इन हिज सेफ कस्टडी। कि और वो जो एम्प्लॉयर को नॉमिनेशन फॉर्म फिल करके देगा तो वो अपनी सेफ कस्टडी में रखेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके बाद है रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी। की रिकवरी किस तरीके से कर सकता है एम्प्लॉयर? इफ द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेएबल अंडर दिस एक्ट इज नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट in his behalf by the aggrieved person issue a certificate for that amount to the collector। कि अगर जो एम्प्लॉयर है प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर
ग्रेच्युटी की पेमेंट नहीं करता है तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन मींस जो एग्रीव्ड पर्सन इसमें कौन सा होगा, एम्प्लॉय होगा, या जो फिर उसके डिसीज अगर कोई डिसीज एम्प्लॉय है तो उसकी फैमिली होगी, तो वो या नॉमिनी होगा उसका, वो एक प्रॉपरली एप्लीकेशन लिख के देगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसकी कलेक्शन के लिए कलेक्टर को अमाउंट करेगी इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर दैट अमाउंट ऑफ टू द कलेक्टर। कलेक्टर को एक इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट वो इश्यू कर देगी कि आप जाकर ये अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो एम्प्लॉयर से। Who shall recover the same together with the compound interest thereon as areas of land revenue and pay the same to the person entitled। तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगेगा जितने देर भी वो डिले होगी पेमेंट, और जो भी रिकवर करेगा वो सारी अमाउंट वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर देगा, जो एग्रीड पार्टी है उसे प्रोवाइड कर देगी। फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल बिफोर इशूइंग अ सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन गिव द एम्प्लॉयर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द इशू ऑफ सच सर्टिफिकेट। इट मींस पहले इशू ऑफ सर्टिफिकेट इशू करने से पहले भी एक बार कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्प्लॉयर को एक नोटिस बता सकती है, रीजनेबल टाइम दे सकती है कि अगर आपने इस टाइम के अंदर मतलब आपने अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाई तो मैं इशू ऑफ सर्टिफिकेट आपके अगेंस्ट, आपके नेम के अगेंस्ट इशू कर दूंगा। तो इस तरीके से भी वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी काम करवा सकती है, कलेक्ट कर सकती है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल। जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ग्रेच्युटी पेबल जितनी भी है उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा इंटरेस्ट उससे कम ही होगा। फिर है इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की, एस्टैब्लिशमेंट्स की रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है अगर हमें रजिस्ट्रेशन के उसमें ग्रेच्युटी का इसके अंदर कॉन्सेप्ट है तो। Every employer shall get his establishment registered with the controlling authority in prescribed manner, and no employee shall be registered under the provisions of this section unless he has taken an insurance or he has established an approved gratuity fund। कि इस एक्ट के अंडर अगर ग्रेच्युटी आपने प्रॉपरली देनी है, रिसीव करनी है, तो एस्टैब्लिशमेंट को प्रॉपरली इंश्योर्ड होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंदर। और अगर कोई नहीं है तो उसे ना ही मतलब जब तक वो अपना इंश्योरेंस नहीं ले लेता या ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव ग्रेच्युटी फंड को एस्टैब्लिश नहीं कर लेता, तब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंडर। फिर कंपल्सरी इंश्योरेंस क्या है? एवरी एम्प्लॉयर शैल ऑब्टेन एन इंश्योरेंस फॉर हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर दिस एक्ट फ्रॉम द LIC और अदर प्रिस्क्राइब्ड इंश्योरेंस कंपनी। इट मींस इंश्योरेंस इसलिए दी जाती है कि इन केस फ्यूचर में कभी कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि एम्प्लॉयर एबल नहीं है पेमेंट करने का ग्रेच्युटी पे जब भी एम्प्लॉय की ड्यू होगी, तो इसलिए उस अमाउंट के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस ले ली जाती है, जो एक कंपल्सरी इंश्योरेंस है, लेनी ही पड़ती है हर एक एम्प्लॉयर को जिसकी भी कोई एस्टैब्लिशमेंट चल रही है जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जो कि हमने डेफिनेशन में किया था कि ग्रेच्युटी कहां पर हमारी एप्लीकेबल होगी, जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी भी शॉप या एस्टैब्लिशमेंट में, किसी फैक्ट्री में, माइंस में, किसी भी जगह पर, तो वहां पर उसे इंश्योरेंस भी LIC के अंदर या कोई भी प्रिस्क्राइब्ड और है कोई हमारी कंपनी, उसके अंदर भी वो इंश्योरेंस ले सकता है अगेंस्ट द अमाउंट पेबल फॉर ग्रेच्युटी। Exemptions by state and central government, conditions क्या है इसमें? May exempt an employer who has already established an approved gratuity fund and who desires to continue such arrangement। It means अगर किसी एम्प्लॉयर ने पहले ही कोई ग्रेच्युटी फंड लिया हुआ है और वो उसे आगे ही कंटिन्यू करना चाहता है, तब वो एग्जाम्प्ट कर देती है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपको फिर से इंश्योरेंस देने की जरूरत नहीं है। Employer employing 500 or more persons who establishes an approved gratuity fund in the prescribed manner। कि एम्प्लॉयर है जिसने 500 या उससे ज्यादा लोग जहां पर उसके अंडर एम्प्लॉय है और प्रॉपरली अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है, तब भी वहां पर उसे इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं होती। फिर है इंस्पेक्टर एंड हिज पावर, कि जो इंस्पेक्टर है हमारे जो जैसे हमने हर एक्ट में किया है कि प्रॉपरली इंस्पेक्टर्स हो गए जो कभी भी इंस्पेक्शंस कर सकते हैं जाकर, और उसकी पावर्स क्या क्या है वो हम करेंगे। गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इंस्पेक्टर्स टू इंप्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एवरी इंस्पेक्टर इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट अंडर द इंडियन पीनल कोड। कि मींस किसी भी पर्सन को वो कमीशन जो भी हमारा इंस्पेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट, ताकि वो प्रॉपरली इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करवा सके और वो एक पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करेगा, जो
इंडियन पीनल कोड के अंदर इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी है, जो पावर्स है उन्हें ही फॉलो करेगा। पावर्स कौन सी है? रिक्वायर एन एम्प्लॉयर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, एंटर एन इंस्पेक्टर इन प्लेस ऑफ वर्क फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग एनी रजिस्टर्ड रिकॉर्ड और नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट। किसी भी एम्प्लॉयर को कोई भी डॉक्यूमेंट देने को कह सकता है, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में एंटर कर सकता है और वहां के किसी भी रजिस्टर को चेक कर सकता है। ये सारी जो पावर्स है हम प्रीवियस एक्ट में भी कर रहे हैं, सभी एक्ट में जो इंस्पेक्टर की पावर्स होती है, ड्यूटीज होती है, सेम होती है। आपको अच्छी तरीके से उसे अब एक बार आप कर लोगे तो सभी में वो सेम ही चलेंगे। फिर इसके बाद है may examine the employer or any employee, make copies of or take extracts from any registered record, notice or other document as he may consider relevant। किसी भी एग्जामिन कर सकता है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को, कोई भी कॉपी वगैरह को प्रॉपर्ली चेक कर सकता है या उसकी कॉपीज, रिकॉर्ड, नोटिस को किसी भी जो भी रेलेवेंट लग रहा है वो चेक कर सकता है। Search and seize such registered record, notice or other document as he may consider relevant in respect of any offence। कि अगर उसे लगता है कोई ऑफेंस हो रहा है तो वो किसी भी रजिस्टर्ड कॉपी या कोई भी डॉक्यूमेंट को सीज भी कर सकता है या उसे प्रॉपर्ली सर्च भी कर सकता है। अगर उसे लगता है कि कोई चीज छुपाई जा रही है तो उसे वो प्रॉपर्ली सर्च भी कर सकता है। फिर है पेनल्टीज, लास्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर। पेनल्टीज कितनी लगेंगी? knowingly making false statement, false representation to avoid to make payment, imprisonment up to 6 months or with fine which may extend to ₹10,000 or with both। कि अगर हम विलिंगली किसी तरीके से ग्रेच्युटी पेमेंट नहीं कर रहे हैं या फॉल्स स्टेटमेंट बता रहे हैं जिसमें हमें पेमेंट ना करनी पड़े तो उस केस में 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या 10,000 का फाइन हो सकता है, या कुछ सिचुएशंस में दोनों के दोनों भी लगेंगे कि 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट भी होगी और 10,000 का फाइन भी। नेक्स्ट है ब्रीच और मेक डिफॉल्ट इन कंप्लाइंट विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अगर एक्ट की कोई भी प्रोविजन को ब्रीच करता है, कंप्लाई नहीं करता है, उस केस में इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 मंथ्स to 1 year or with fine which shall not be less than 10,000 but which will not extend to 20,000 or with both। कि 1 महीने से लेकर 3 महीने से लेकर 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 10,000 से कम का फाइन नहीं लगेगा और 20,000 से ज्यादा का नहीं लग सकता, और दोनों पे दोनों लग सकते हैं कि आपको 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट भी हो रही है और 10,000 का या उससे 20,000 की रेंज के बीच में फाइन भी लग सकता है। और लास्ट किस चीज में पेनल्टी है? नॉन पेमेंट ऑफ एनी ग्रेच्युटी। अगर आप ग्रेच्युटी पेमेंट नहीं करते हो उसकी तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ्स to 2 years प्लस अ फाइन। कि मींस आपको 6 मंथ से 2 years तक की इम्प्रिजनमेंट भी लग सकती है और आपको फाइन भी उसमें लगेगा। जो ग्रेच्युटी तो पे करनी पड़ेगी उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा और जेल भी हो जाएगी अगर आप ग्रेच्युटी पे नहीं करोगे। तो इससे अच्छा है ग्रेच्युटी पे कर दीजिए। तो ये हमारा एक्ट खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अगला एक्ट करेंगे या इसके आगे के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस